अंजलि मुझे माफ़ कर देना, माँ, बड़े भैया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने उन सभी क्रांतिकारी साथियों से क्षमा चाहता हूँ जो मेरे साथ मेरे सुख-दुःख की घड़ी में हमेशा खड़े रहे, मेरे संघर्षों में मेरे साथ खड़े रहे। ये वो आखिरी शब्द हैं धर्मात्मा निषाद के, जिन्होंने 16 फरवरी को अपने आवास पे आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के पहले उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पे अपने अकाउंट से एक पोस्ट किया जिसमें मिनिमम 5000 शब्द तो होंगे ही होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपने पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने अपने इस आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के कारण डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद, उनके लड़के श्रवण निषाद और उनका अपना दोस्त जयप्रकाश निषाद को बताया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये लोग उनको टॉर्चर करते थे, किस तरह से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमेबाजी करते थे और किस तरह से उनके ही दोस्तों को भड़का करके उनके खिलाफ खड़ा करते थे और उनसे लड़ाइयाँ करवा कर उनमें फूट डालते थे। 16 फरवरी की इस घटना जब पुलिस तक पहुंची और लोगों तक पहुंची तो सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पे पहुंचती है, धर्मात्मा निषाद के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शाम को बताया जा रहा है कि जो धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई हैं परमात्मा निषाद, वो पनियरा थाना की पुलिस को लिखित रूप से तहरीर देते हैं, जिसमें उन्होंने संजय निषाद, प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद और उनके धर्मात्मा के दोस्त जयप्रकाश निषाद को आरोपी बनाया है और नामजद तहरीर पनियरा थाने में दर्ज कराते हैं। लेकिन परिजनों का आरोप है कि रातों रात उस तहरीर को बदल दिया जाता है और केवल एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसका नाम जयप्रकाश निषाद है। एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर पीड़ित ने 4 लोगों का नाम दर्ज कराया था तो उन 3 लोगों का नाम रातों रात कैसे निकल गया और कैसे एक ही व्यक्ति को के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि परिजन कह रहा है कि 4 लोगों के खिलाफ उसने तहरीर दर्ज कराई थी, लेकिन मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होना कहीं ना कहीं शासन की व्यवस्था पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। धर्मात्मा निषाद ने भी इन 4 लोगों को आरोपी बनाया था। फेसबुक के जरिए इन 4 लोगों के बारे में बताया था कि किस तरह से वो लोग उसको आत्महत्या जैसे कठोर कदम को उठाने पे विवश कर दिए। धर्मात्मा ने लिखा कि कैसे उसके खिलाफ फर्जी मुकदमाबाजी कराई गई, किस तरह से उसके ही दोस्तों को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। उधर डॉक्टर संजय निषाद एक मीडिया कर्मी को अपना बयान देते हुए कहते हैं कि धर्मात्मा निषाद मेरे परिवार का बच्चा था, हमारे परिवार से किसी भी तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। धर्मात्मा के आत्महत्या करने के बाद, यानी जब उसकी मौत हो गई है, तो कोई तीसरा व्यक्ति षड्यंत्र रचते हुए उसकी आईडी से फेसबुक पे पोस्ट करता है। हमारे परिवार और हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इसकी मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं या इस मामले की जांच होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से फेसबुक पे लिखे गए हैं, जिस तरह से शब्दों को सजोया गया है, जिस तरह से घटनाक्रम को दर्शाया गया है, ये कोई पीड़ित व्यक्ति ही लिख सकता है, दूसरा कोई शायद ही लिख सके। लेकिन ये मामला जांच का है। इस मामले में कितनी सच्चाई है, इस मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पुख्ता सबूत मिल पाएगा कि वाकई वो जो लेख था उसे धर्मात्मा निषाद ने लिखा था या फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने इस तरह की पोस्ट धर्मात्मा के आईडी से कर दी हो। धर्मात्मा ने अपनी सारी पीड़ा को शब्दों से लिखने के बाद, शब्दों से बयां करने की कोशिश करते हुए उन्होंने ये भी लिखा कि 10 साल मैंने इस पार्टी को दिया, हर जिले में संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, दूसरे वर्ग के लोगों में भी मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिस बात से ये लोग नाराज थे कि कहीं ये उनसे आगे न निकल पाए। ये बात कहीं ना कहीं उनको हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उसे इस तरह से विवश किया जा रहा था। धर्मात्मा निषाद ने अपने परिवार, अपनी पत्नी अंजलि से माफ़ी मांगा है कि मुझे माफ़ कर दो, जितना समय मैंने पार्टी को दिया उतना समय मैं अपने परिवार को नहीं दे पाया, जो थोड़ा बहुत समय दिया उसमें हमारी फूल जैसी बेटी हुई जो अब तक 6 महीने की हो चुकी है, उससे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। इन शब्दों पे ज़रा गौर करिए, रूह तक कांप जाएगी इन शब्दों को पढ़ करके कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी पीड़ा को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है और कैसे मौत को गले लगा लेता है।
हंसता खेलता हुआ व्यक्ति जिसका भविष्य उज्जवल था, धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और आने वाला भविष्य उसका था। इस तरह के चर्चित और ब्राइट फ्यूचर वाले शख्स को हत्या जैसी जघन्य अपराध के लिए उकसाना कितना बड़ा दंडनीय अपराध हो सकता है। आप सोचिए समाज में अपने लोगों के बीच बीच उसकी क्या छवि थी। जब आत्महत्या जैसे ख्याल उसके दिमाग में आए होंगे तो उसने कितने बड़े बड़े विचारों का गला घोट दिया होगा अपना गला घोटने से पहले। अब कल्पना करिए कि किस तरह से सब कुछ हार करके आदमी तभी आत्महत्या जैसे कठोर कदम को उठाता था। और धर्मात्मा को तो किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उसका परिवार था, उसकी बेटी थी, भाई बहन थी, मां थी, सब कुछ संपन्न था। लेकिन आखिर वो कौन सी बातें रहीं जिनको धर्मात्मा व्यक्त नहीं कर पाया और आत्महत्या जैसे कठोर कदम को अपना लिया। ये घटना एक सीख है, एक सबब है उन नवयुवकों से जो नेतागिरी यानी पॉलिटिक्स के लाइन में उतर रहे हैं, फलाना भैया ढिमका भैया के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करके वाहवाही लूट रहे हैं और अपना सब कुछ सर्वत्र न्यौछावर कर दे रहे हैं फलाना और ढिमका भैया पे, जो राजनीति में जिनका पलड़ा भारी है या जो किसी ओहदे पे हैं। आज का मैक्सिमम युवा उनके पीछे दौड़ रहा है पावर और रुतबा के लिए। यह घटना सबब है, सीख है कि आप याद कर लीजिए और अभी से संभल जाइए, क्योंकि कोई भी भैया फलाना भैया या ढिमकाना भैया पहले अपनी रोटी सेकेंगे फिर तुम्हारी रोटी सेकेंगे। तुम्हारा काम बनता देखेंगे तो उनका संभवतः प्रयास रहेगा कि पहले उनका काम बने, तुम्हारा काम बने या न बने। तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस बात पे, इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि तुम कितना भी कुछ कर लोगे लेकिन तुम्हारी उपेक्षा कदम कदम पे की जाएगी। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को डराना, किसी को धमकाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है।